यस बीएड स्टूडेंट, आज हम है ना पेपर 1 की आपकी कोलबर्ग की यूनिट एक थ्योरी करने वाले हैं जिसका नाम है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का आपको प्याजे ने भी दिया था मोरल डेवलपमेंट का जो थ्योरी है, बट प्याजे की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी को इतना कंसिडर नहीं किया गया और ना ही माना गया। तो फोकस इस बात पे किया गया कि जो हमारी कोलबर्ग ने कहा कि जो मोरल डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होगा, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे ही उसकी जो तरीका है काम करने का या रिएक्ट करने का वो चेंज हो जाता है। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कोलबर्ग कहता है कि प्याजे ने ठीक कहा था कि भाई प्याजे कहते थे कि एक तो हेट्रोटाइप होती है, एक ऑटोटाइप होती है। ठीक है, ये मैं तुम्हें करा नहीं रही हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि प्याजे ने सिर्फ 2 तरीके से बताया है, लेकिन जो बच्चे हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वो कहते हैं मोरल डेवलपमेंट जो सब में होता है। अब कोलबर्ग के साथ क्या हुआ कि उनके साथ उन्होंने देखा एक घटना घटी और उन्होंने ये एनालाइज किया कि हर सिचुएशन में एक जो इंसान है उसके मोरल अलग होते हैं और वो मोरल जो अलग होंगे उनके वो उसी की तरह रिएक्ट करेगा। तो एक वो हिंस जलाइमा की एक स्टोरी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक आदमी होता है, उसकी वाइफ बीमार होती है, उसकी वाइफ को कैंसर होता है और वो उसको बहुत ज़्यादा पैसों की नीड होती है। और जब उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो जो हिंस था वो क्या करता है, वो अपनी जाता है, इंजेक्शन होता है एक, उसको बहुत महंगा इंजेक्शन होता है, डॉक्टर बोलता है ये लगाना ज़रूरी है नहीं तो हम इसकी जान, प्लीज़ आप मुझे ये दे दो इंजेक्शन, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं, आप इतने पैसे ले लो और मुझे दे दो। वो कहता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता। तो वो हिंस बेचारा वहाँ से बहुत रिक्वेस्ट करके भी जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो वो वहाँ से चला जाता है एंड देन नाइट में आकर वो वहाँ पे चोरी करता है और उस इंजेक्शन को लेता है। जो हिंस जलाइमा है वो वैसा टाइप का इंसान नहीं था, बट सिचुएशन ने उसको ऐसा करने पर मजबूर किया। तो कोलबर्ग ने क्या किया, अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वेश्चन पूछे 40 स्टूडेंट से लगभग। उन्होंने क्वेश्चंस किए कि क्या हिंस ने ये सही किया, क्या वो जब अपने वाइफ की बीमारी के बारे में सोच रहा था क्या वो ठीक सोच रहा था, क्या उसे ऐसा करने में कुछ फ़ायदा मिला। कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने किए, जब आप बुक से पढ़ोगे तो ये सब होगा उसमें। तो उन क्वेश्चंस के उसने जब अलग अलग बच्चों से जो आंसर्स मिले उन क्वेश्चंस के, उससे उसने एनालाइज किया कि हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है। तो वो इसीलिए वो कहते हैं कि जो स्टेजेस है मोरल डेवलपमेंट की वो अलग अलग होती हैं। और ये कहते हैं मोरल डेवलपमेंट ऐसे नहीं होगा कि एक टाइम पे मतलब एक एज में मतलब लगा लो आप 7 से लेके 20 साल तक के जो लोग हैं वो एक ही तरीके से सोचेंगे, एक ही तरीके से रिएक्ट करेंगे, नहीं। तो इसी तरीके से कोलबर्ग ने जो हमारी मोरल डेवलपमेंट है उसकी स्टेजेस के 3 लेवल दिए हैं और तीनों लेवल के 2-2 स्टेजेस हैं, मतलब 3 लेवल हैं एंड 2 स्टेजेस हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट स्टेज इज प्री कन्वेंशन लेवल। क्या है फर्स्ट स्टेज? प्री कन्वेंशन लेवल। ठीक है, प्री कन्वेंशन लेवल क्या है? प्री कन्वेंशन लेवल वो है जब बच्चा चाइल्ड सेंस ऑफ मोरालिटी इज एक्सटर्नल कंट्रोल्ड, चाइल्ड accept and believe the rules of authority figures such as parents and teachers. A child with pre-conventional morality has not yet adopted or internalized society's conventions regarding what is right or wrong, but instead focuses largely on external consequences that certain actions may bring. क्या है प्री कन्वेंशन सोसाइटी? इस टाइम पे जो प्री कन्वेंशन स्टेज है क्या कहता है वो, इसको पूर्व परंपरागत अवस्था भी कहा जाता है। क्या है ये? इसमें बच्चे को नहीं पता होता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, वो किसके कहने पे चलता है, पेरेंट्स के या टीचर्स के या सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलता है। तो 2 तरीके के बताए हैं, प्री कन्वेंशन के 2 स्टेज बताए हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में बच्चा क्या सीखेगा
कि जो बच्चा है अगर वो बात मानता है तो उसको क्या मिलेगा, आप सबको पता है, उसको रिवार्ड मिलेगा, उसको शाबाशी दी जाएगी। और अगर वो बात नहीं मानता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये फर्स्ट स्टेज हमारी क्या फोकस करती है, फोकस ऑन द चाइल्ड्स डिजायर टू ओबे रूल्स, कि बच्चे की जो इच्छा है वो क्या होनी चाहिए कि ओबे करने हैं रूल्स को, अवॉइड करना है पनिशमेंट को। जैसे कि एन एक्शन इज परसीव्ड एज मोरली रॉन्ग बिकॉज द perpetrator is punished. The worse the punishment for the act is, the more bad that the act is perceived to be. इसका मतलब क्या है, सिंपली वर्ड्स में अगर हम समझें, अगर वो किसी बच्चे को पता होगा कि मैं ऐसा करूँगा और मुझे डांट पड़ेगी तो वो बच्चा नहीं करेगा। कहने का मतलब ये है कि इस स्टेज में बच्चा बात को मानता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा तो मुझे डांट पड़ेगी। ये वाली स्टेज है पहली। फिर थोड़े जब वो बड़ा होता है फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पहले तो हमने क्या पढ़ा था, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन में बताता है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, इसमें मेरा क्या है, पोजीशन इन विच राइट बिहेवियर इज defined by whatever the individual believes to be in their best interest. Stage 2 reasoning shows a limited interest in the needs of others only to the point where it might further the individual's own interest. As a result, concern for others is not based on loyalty or intrinsic respect, but rather than you scratch my back, I will scratch yours mentality. आप समझे क्या होगा, टिट फॉर टैट वाली बात है। आपने मुझे डांटा मैं आपको डांटूंगा, आपने मुझे मारा मैं आपको मारूंगा, ये वाला लेवल आ जाता है। इसमें वो ये नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, या सिर्फ कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा अगर टॉय है आप इसको टच नहीं करोगे, ये वाली फीलिंग जब डेवलप हो जाती है उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में क्या है हमारा, एक जो बच्चा है उसमें मोरालिटी आती है, स्टार्ट होती है पर्सनल और सोसाइटल लेवल पे। देखो इसका हम स्टेज देखते हैं फर्स्ट, जिसको हम थर्ड स्टेज बोलेंगे, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, यस यू आर अ गुड बॉय। कोई गलत कर रहा है तो यू आर अ बैड बॉय। तो जो बच्चे हैं वो गुड बॉय, टीचर से स्टार लेने के लिए, गुड बॉय कहलवाने के लिए, क्लैपिंग करवाने के लिए वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, ये उनकी मोरालिटी होती है उस लेवल पे। नेक्स्ट अगर देखें लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन क्या है कि जो बच्चा है वो ब्लाइंडली एक्सेप्ट करता है रूल्स और कन्वेंशन को, ठीक है। द चाइल्ड ब्लाइंडली एक्सेप्ट्स रूल्स एंड कन्वेंशन बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस इन मेंटेनिंग अ फंक्शनिंग सोसाइटी। Rules are seen as being the same for everyone, and obeying rules by doing what one is supposed to do is seen as valuable and important. Moral reasoning in stage 4 is beyond the need for individual approval exhibited in stage 3. अब ये क्या कह रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्टेज है यहाँ पे क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे। जो बच्चा है जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको फॉलो करेंगे। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में क्या आता है आपका, थ्रू आउट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल अ पर्सन सेंस ऑफ मोरालिटी इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ मोर एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। अब उसका तरीका सोचने का और अलग हो जाता है। पीपल नाउ बिलीव दैट सम लॉज आर अनजस्ट एंड शुड बी चेंज्ड और एलिमिनेटेड। बच्चा बड़ा हो जाता है, ये सोचता है ये हमारे घर में कैसा रिवाज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उसको चेंज करना चाहिए, सोसाइटी के साथ हमें चेंज होना चाहिए। पीपल नाउ बिलीव दैट सम लॉज आर अनजस्ट, ठीक है। दिस लेवल इज मार्क्ड बाय अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट इंडिविजुअल्स आर separate entities from society and that individuals may disobey rules inconsistent with their own principles। इसका मतलब क्या है, ये लेवल ये मार्क करता है कि जैसे इंडिविजुअल रियलाइज करने लग जाता है, देखता है सोसाइटी से कि हमें क्या सीखना है, वो जो उसका मन करेगा कि नहीं हम नहीं फॉलो कर रहे, रूल तो नहीं कर रहे, अपने प्रिंसिपल बनाने शुरू कर देता है, ये पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा। तुमने देखा होगा हेलमेट पहनना ज़रूरी है, बट कितने यूथ हैं जो हेलमेट लगाते हैं, नहीं, उनको अपना
एक पता नहीं कौन सी पर्सनालिटी को शो करना चाहते हैं कि वो ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं सिर्फ टेंशन दिखाने के लिए, ठीक है, और रूल्स को ब्रेक करते हैं। तो दिस इज पोस्ट कन्वेंशन लेवल, ठीक है। देन पोस्ट कन्वेंशनल moralists live by their own ethical principles that typically include such basic human rights as life, liberty, and justice, and view rules as useful but changeable mechanism rather than absolute dictates that must be human rights as life, liberty, and justice, and view rules as useful but changeable mechanism rather than absolute dictates that must be obeyed without question। वो ये कहना चाहते हैं कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिस्ट जो पोस्ट कन्वेंशन को फॉलो करते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई हमें लिबर्टी मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए हमें हर चीज़ में, और जो भी रूल्स बने वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, जो चेंज हो सके। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार जो चीज़ हो गई वो ही सर्वमान्य है और सब इसी को फॉलो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज पोस्ट कन्वेंशनल इंडिविजुअल्स एलिवेट देयर ओन मॉरल इवैल्यूएशन ऑफ अ सिचुएशन ओवर सोशल कन्वेंशंस, देयर बिहेवियर स्पेशली एट स्टेज 6 पे जो अभी ये बात करेंगे कि उस लेवल पे आके जब स्टेज 6 पे इंसान आ जाता है तो ये सब चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देता है। ये मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। स्पेशली एट स्टेज 6 कैन समटाइम्स बी कंफ्यूज विद दैट ऑफ दोज द प्री कन्वेंशनल लेवल। सम थ्योरिस्ट हैव speculated that people may never reach this level of abstract moral reasoning, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि पोस्ट कन्वेंशनल में क्या कहना चाहता है, दो तरीके के आते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन में क्या आएगा कि जो वर्ल्ड है हमारा उसको हमें कैसे देखा जाता है कि अलग ओपिनियंस है, राइट्स हैं और वैल्यूज़ हैं सबके, ठीक है। हमें लेकिन सोसाइटी में रहना है तो हमें उन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे, ठीक है, जो लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे, सोसाइटी में उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे, कोऑपरेट करना नहीं पसंद करेंगे, क्या वो सोसाइटी में मर्ज कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दिस इज अचीव्ड थ्रू मेजोरिटी इनवाइटेबल कंप्रोमाइज। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज थ्योरेटिकली बेस्ड ऑन स्टेज 5 रीजनिंग। हम किस सोसाइटी में रहते हैं? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वी हैव राइट टू स्पीक, वी हैव राइट टू से एनीथिंग अबाउट इवन प्राइम मिनिस्टर। हमारे पास बोलने का अधिकार है, हमारे पास मॉरल हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि हम किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकते हैं बशर्ते कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, और ये स्टेज 5 पे आता है। और ये दोनों चीज़ें इस टाइम पे बच्चा ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ फॉलो करे, वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है बातों को, रूल्स को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वो कहता है कि ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। वो अपनी बातें बोलने की कोशिश करता है, अपने अधिकारों को यूज़ करने की कोशिश करता है। एंड एट लास्ट यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो मोरल रीजनिंग बेस्ड हमारे पास है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग शुरू हो जाती है। और इसमें तो मैं बताती हूँ जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं उनको यूज़ करना शुरू कर देता है। अपनी डिग्निटी देखो, in stage 6 moral reasoning is based on the abstract reasoning using universal ethical principle. Generally the chosen principle are abstract rather than concrete and focus on ideas such as equality, dignity, respect. Laws are valid only in so far as they are grounded in just and commitment to justice carries with it an obligation to disobey unjust laws. People choose the ethical principles they want to follow, and if they violate those principles they feel guilty. In this way the individual acts because it is morally right to do so and not because he or she wants to avoid punishment. It is in their best interest, it is expected, it is legal, or it is previously agreed upon. Although Kohlberg insisted that stage 6 existed, he found it difficult to identify individuals who consistently operated at that level. अब इसमें ये क्या कहना चाहता है? इसमें ये बोलना चाहता है
कि जो हमारा कोलबर्ग है वो ये कहते हैं यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स के जो बोला गया है यूनिवर्सली जो ट्रुथ है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। आप डिस्कस कर सकते हो, आप बातें कर सकते हो, बट उसको चेंज नहीं कर सकते। और एक टाइम पर आकर जो ये प्रिंसिपल्स लॉज बनाए गए हैं इनको एक इंडिविजुअल फॉलो करना शुरू कर देता है। अब मैं आपको एक स्टोरी या एक मैं बोलूँगी आपको कि मैं एक शॉर्टली आपको बताऊँगी कि कोलबर्ग की थ्योरी चलती कैसे है, वो कैसे बताना चाहता है। देखो, इन्फेंसी में बच्चा छोटा होता है जब वो स्कूल जाता है, ठीक है। जब बच्चा स्कूल जाता है देखो यहाँ से प्री कन्वेंशन स्टार्ट होता है, उसमें 2 स्टेजेस आती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेशन। हम ये एज के साथ करते हैं, विद एग्जांपल तो मैं बता रही हूँ, ठीक है। बच्चा स्कूल में गया, स्कूल में जाने के बाद स्कूल में नहीं, बच्चा घर में है, 2-3 साल का हो गया और बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते नहीं जो उसके पड़ोस की कोई लड़की आई हुई है उसको मार दिया। और मारने के बाद वो अपनी जैसे दादी के साथ खेल रहा है या मान लो मम्मी के साथ खेल रहा है, उसकी मम्मी ने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग, डोंट डू दिस, डोंट स्लैप योर सिस्टर, ठीक है, अब क्यों मार रहे हो, आपसे बड़ी हैं, इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ बैड हैबिट, आप उसको बोलते हो। फिर वो कहेगा नो मम्मा शी इज़ बीटिंग मी सो दैट आई एम बीटिंग हर, ठीक है, ये सब होगा। उसके बाद आप उसको बोलोगे आपको पता है ना, मैं पापा को बता दूंगी, और पापा को बता दूंगी तो पापा डांटेंगे आपको। तो ये क्या हुआ, बच्चे के अंदर डर पैदा हुआ, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, उनको मत बताना, मैं उसको नहीं मारूंगा, मैं उसको अपना टॉय दिखा दूंगा, वो और एक्स्ट्रा केयर करेगा उसकी। क्या है ये, इस टाइम पे कैसी वाली मोरालिटी है कि मुझे डांट नहीं खानी है, मुझे बात माननी है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन में क्या होगा कि ये जो काम हुआ है उसमें मेरा क्या है, मैं कहाँ हूँ इसमें, ठीक है, मतलब कि इसने मेरे को ऐसे किया इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है, और मैं नहीं बोलूँगा सॉरी क्योंकि इसने मुझे पहले मारा था। जब आप सबसे छोटे थोड़े से बड़े जब स्कूल में चले जाते हैं बच्चे, तो मैम बोलेंगी आपने इसको क्यों मारा, क्योंकि मैम इससे मेरी बुक छीन ली थी, इससे मेरी बुक फाड़ दी थी, उन्होंने ऐसे बोला। तो वो मोरालिटी कहाँ आती है कि तुम मेरे लिए कुछ करोगे, तुमने उसको क्यों फेंकी चीज़, क्योंकि उसने मेरी फेंकी। बच्चे के अंदर ये बात आ जाती है कि यार जब ये मेरे साथ अच्छा नहीं करा तो मैं क्यों करूँ, ठीक है, ये वाली मोरालिटी स्टार्ट हो जाती है। देन हम आते हैं कन्वेंशनल पे। अब कन्वेंशनल लेवल पे क्या होता है, 2 तरीके के आते हैं, गुड बॉय एंड बैड बॉय। गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, आप मान लो 7 से 12 या 13 साल की उम्र के बीच में, भाई बच्चे टीचर्स के बड़े फेवरेट होते हैं, ठीक है, सॉरी टीचर्स, बच्चे ना टीचर्स को बहुत लाइक करते हैं, कुछ कुछ टीचर्स को। अब जैसे कोई लाइक करने लग जाता है तो वो क्या होगा, वो ऐसे ऐसे काम करेगा जो उन मैम को पसंद होंगे, वो मैम तारीफ करें, और उन मैम को फोकस तारीफ पाने के लिए वो कुछ भी अच्छा करेगा, ठीक है। या सब बच्चों ने काम किया और मैम ने एक को तो बोल दिया गुड और दूसरे को नहीं बोला, तो उसको फील होने लग जाएगा यार मैंने क्या गलती करती थी, देखिए मेरी काम मिस्टेक है, मेरा 1 मार्क्स क्यों कट गया, मुझे स्टार क्यों नहीं मिला, वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो उनको अप्रूवल चाहिए होता है, ठीक है, उनको तारीफें चाहिए होती हैं दूसरों से, उनको अच्छा लगता है इस टाइम पे, ये इस टाइम पे इनका मोरल ये होता है, ठीक है। देन आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, बच्चा ना इस टाइम पे जैसे 18 साल तक की उम्र में आप बोल सकते हो, या उससे पहले भी, कुछ तो होते हैं बिल्कुल जो अवॉइड मारते हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो रूल्स को फॉलो करते हैं अच्छे से, हाँ हमें ये करना है, हाँ मुझे ये फॉलो करना है, नहीं मेरी मम्मी ने ऐसा कहा है तो हम ये करेंगे, ठीक है। और कुछ अगर ऐसा कर रहे होंगे, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं इस एज में बच्चे, ठीक है। फिर आता है पोस्ट कन्वेंशनल, जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, वो एडल्ट हो जाते हैं, आप सॉरी एडोलसेंस में आ जाते हैं। एडोलसेंस में वो कहते हैं कि यार ये कैसा रूल बना रखा है, हम तो नहीं फॉलो कर रहे इसको, कोई लॉजिक है इसमें, ये कैसे नेता को वोट दिया है आप, उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों दे दिया उसको वोट, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें बोलेंगे बच्चे बहुत ज़्यादा, लड़के लड़कियाँ खूब बहस करते हैं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ हो जाए कंपैरिजन में खूब बहस हो जाएगी,
क्यों? क्योंकि वो प्रूव करना चाहते हैं यस वी आर राइट, हम सही हैं तुम गलत हो। ये पोस्ट कन्वेंशनल में आ जाता है, जिसमें आएगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बताओ है यहाँ पे, द वर्ल्ड इज व्यूड एज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियन। जो वर्ल्ड है उसमें अलग अलग ओपिनियन है लोगों के, राइट्स हैं, वैल्यूज हैं। कुछ पर्सपेक्टिव ऐसे हैं जो म्यूचुअली रिस्पेक्ट किए जाते हैं, और हर पर्सन कम्युनिटी के अलग अलग होते हैं, लॉज भी अलग हैं। ठीक है, और जो प्रमोट नहीं करते हैं इनको, दोज दैट डू नॉट प्रमोट द जनरल वेलफेयर शुड बी चेंज्ड when necessary to meet the greatest good for the greatest number of people. This is achieved through majority decision and inevitable compromise. Democratic government is theoretically based on stage 5 reasoning. Social contract orientation क्या है? क्यों वो इतनी बहस कर रहे हैं? क्योंकि वो ये जताना चाहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मेरा नेता है वो बढ़िया है, जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जो तुम ले रहे हो गलत है, नेक्स्ट टाइम तुम भी उसी को वोट देना जिसको मैंने दिया है। दैट इज ऑल अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। एज यू नो, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या है? वो रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे। यस, ये कहा है तो इसका रीज़न है, गांधी जी ने कुछ स्टार्ट किया था तो उसका कुछ लॉजिक था। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस वे द इंडिविजुअल एक्ट्स बिकॉज इट इज़ मोरली राइट टू डू सो एंड नॉट बिकॉज और शी वॉन्ट्स टू अवॉइड पनिशमेंट। उनको दिल से लगता है कि हम ये सही कर रहे हैं तो वो ये काम करते हैं, वो सिर्फ पनिशमेंट या उससे डरते नहीं हैं, उनको जो मन करता है वो करते हैं। जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ये ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है, उसको फॉलो करने के लिए वो ये सब काम करते हैं। और इस टाइम पे आके जैसे कोई हेलमेट नहीं पहन रहा, बेल्ट नहीं लगा रहा, इन चीज़ों को वो सीरियसली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका हुआ कॉलबर्ग की थ्योरी। अब मैं आपको कराने वाली हूँ लर्निंग। लर्निंग का मैंने आपको बताया था, व्हाट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, शॉर्ट में बता रही हूँ फिर से। जब भी आप अपने एटीट्यूड को चेंज करते हो, नॉलेज को चेंज करते हो, एक्सपीरियंस लेने के बाद अपने बिहेवियर में चेंज करते हो, उस चेंज को हम क्या कहते हैं, लर्निंग। क्योंकि लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग इन बिहेवियर। लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग इन बिहेवियर। अगर आप लर्न करते हो, लर्न करना चाहते हो, कोई भी चीज़ आप चेंज करना चाहते हो, आपको लगता है कि यहाँ ये सब सही नहीं हो रहा, या मुझे कहीं जाना है और मुझे वहाँ पे बैठ के सुननी है बात, एंड आई हैव टू एडजस्ट देयर। शादियाँ हो जाती हैं लड़कियों की, वो एडजस्ट करती हैं वहाँ पे, तो क्या है, वो चीज़ें सीख रही हैं, वो न्यू चीज़ें सीख रही हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़ी सी और लर्निंग की, हमने लर्निंग के क्या पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग जी। तो हमने लर्निंग का क्या पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है लर्निंग के। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लर्निंग हमेशा होती है। लर्निंग क्या है, बिहेवियर में जो भी हमारे चेंजेस होते हैं वो लर्निंग है। लर्निंग एनवायरनमेंट में होती है, लर्निंग इंटेलेक्चुअल होती है, एंड सो ऑन। हमने ये सब चीज़ें अपने इस टॉपिक में पढ़ी थी कि लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं, वो आपने पढ़ा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि लर्निंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, मोटिवेशन एंड सो ऑन। अब हम आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं लर्निंग को, और कैसे इफेक्ट करते हैं, मतलब जो प्रभावित करते हैं लर्निंग को, हमारे आप बोलोगे जो हमारा सीखना है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे पहला है इंटेलेक्चुअल फैक्टर। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल फैक्टर में क्या होता है इंटेलेक्चुअल फैक्टर है बौद्धिक कारक। बौद्धिक कारक में कैसे आपको इफ़ेक्ट होती है लर्निंग। अगर किसी का मेंटल लेवल, आईक्यू लेवल कम है तो वो कम सीख पाएगा, आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से सीख पाएगा, और वो बहुत अच्छे लेवल से उसको बता भी पाएगा, तो दैट इज़ इंटेलेक्चुअल फैक्टर। या कोई नॉर्मल बच्चा है तो वो इजीली लर्न कर पाएगा, बट अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, डिसेबल बच्चा है, तो उसको लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और उसका तरीका अलग होगा, उसको स्लो लर्नर भी बोलेंगे। और जैसे अगर स्लो लर्नर होगा तो वो अलग तरीके से लर्न करेगा, उसको टाइम लगेगा। कोई बहुत क्रिएटिव होगा तो उसको और एक्स्ट्रा कराना पड़ेगा। तो इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर ही डिपेंड करता है कि लर्निंग कैसे होगी।
देन आता है सोशल फैक्टर, हम किस सोसाइटी में रहते हैं। अब जैसे अगर कोई सोसाइटी ऐसी है कि ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे गर्ल्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाती पढ़ाने में, तो क्या होगा, जो गर्ल जो है वो एजुकेशन नहीं ले पाएगी, तो उसकी लर्निंग कैसी होगी, उसकी लर्निंग सिर्फ घरेलू कामकाज में ही होगी, उसको और बोलने नहीं दिया जाएगा, उसको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा, उसको राइट नहीं होगा कुछ भी बोलने का। तो वो क्या होगा, सोशल फैक्टर। ठीक है, कि जो सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, वो कितना जो भी हमारे स्कूल्स हैं, जो भी हमारे आसपास के घर हैं, नेबर हैं, लोग हैं, वो किस तरीके का बिहेव रखते हैं, वो भी फैक्टर लर्निंग को इफ़ेक्ट करेगा। देन आता है फिजिकल फैक्टर। फिजिकली आप अगर फिट हो तो लर्निंग आपकी कैसी होगी, फिजिकली फिट नहीं हो तो आपकी कैसी होगी। कोई डिसेबल है, दिव्यांग है, पैर खराब है, हाथ खराब है, वो किस तरीके से लर्निंग करेगा। तो ये चीज़ें भी लर्निंग हमारे सीखने में ऑब्स्टिकल क्रिएट करती हैं, हर्डल क्रिएट करती हैं। देन नेक्स्ट इज मेंटल फैक्टर। मेंटल, ये इंटेलेक्चुअल में तो IQ वाला आ जाएगा, मेंटल फैक्टर में वो आ जाएगा जो मैंने तुम्हें बताया था कि कोई जैसे किसी को सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज्म है, ये अलग तरीके से लर्न करेंगे, और जो नॉर्मल बच्चा होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अलग तरीके से लर्न करेगा। ठीक है, देन आता है मोरल फैक्टर या इमोशनल फैक्टर। ठीक है, मोरल या इमोशनल। मोरल या इमोशनल में क्या आएगा, या तो मोरल संवेगात्मक और इमोशनल भी संवेगात्मक। मोरल वैसे तो नैतिक वैल्यूज़ होती हैं, तो आप ऑब्लिक इसमें बीच में स्लैश लगेगा, या तो मोरल या इमोशनल, दोनों में से कोई भी फैक्टर आप उसको कह सकते हो। ठीक है, अब इमोशनल फैक्टर कैसे, अगर कोई ज़्यादा इमोशनल है, कोई जल्दी से रो जाता है, कोई जल्दी से हर्ट हो जाता है, कोई जल्दी से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, रिएक्ट करता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा, बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। बोलने से पहले टीचर को भी, स्टूडेंट को भी, पेरेंट्स को भी, हर किसी को, उसके फ्रेंड्स होंगे उसको भी अलग तरीके से टैकल करना होगा, और ये चीज़ भी उसको इन्फ्लुएंस करेगी और उसको इफ़ेक्ट करेगी बच्चे को। अगर बच्चे को कोई मार रहा है और उसे पढ़ा रहा है, तो बच्चा क्या होगा, इमोशनली स्टेबल नहीं रहेगा, वो उसको डर लगने लग जाएगा, और जब वो डरेगा तो वो लर्न नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो लेडीज़ होती हैं, जैसे क्रैच में छोड़ दिया बच्चों को, अगर क्रैच में टीचर अच्छी नहीं है, घर पे काम वाली के भरोसे बच्चों को छोड़ा, ट्यूशन वाली के बच्चे भरोसे उसके भरोसे बच्चे छोड़ दिए, और वो अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर डर की भावना पैदा होगी, बच्चा अपनी मम्मी से कहने से डरेगा, वो मे बी किसी इमोशनल स्ट्रेस से हो जाए उसको, और उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो भी उसकी लर्निंग पे इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक है, देन एनवायरमेंटल फैक्टर। हम जैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, हम जैसी जगह रहते हैं, जैसे हमारे आसपास का आस पड़ोस होता है, वो भी हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत डायरेक्टली हमारी लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। देन आता है आपका टीचर्स पर्सनालिटी। देखो, टीचर की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा, तुमने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे ना जाके ना, जैसे उसकी मम्मा उसको पढ़ा रही होती हैं, सोचो उसकी मैम ने कुछ गलत लिखा हुआ है, तो वो जो बच्चे हैं ना, वो ये कहेंगे कि मम्मा ये आप गलत बता रहे हो, हमारी मैम ने तो ऐसे बताया था। तो वो मम्मी बोलेंगी नहीं नहीं बेटे, ये ऐसे होता है, आपकी मैम ने शायद गलती से गलत लिखवा दिया। नहीं नहीं, आप गलत हो, मेरी मैम ने लिखवाया है तो यही सही होगा। वो ऐसे करने लग जाते हैं, क्योंकि मैम का जो पर्सनालिटी है वो बच्चे को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है, चाहे उसको नेगेटिव मान लो चाहे पॉजिटिव। मैम बहुत अच्छी राइटिंग है, तो वो बच्चा क्या करेगा, मेरी मैम ऐसे लिखती है, मैं ऐसे लिखूँगा। लड़कियां कैसे करेंगी, मेरी मैम ने आज इस कलर की जूती पहनी थी, मम्मा मुझे भी ऐसी जूती चाहिए। मैम ऐसे दुपट्टा ओढ़ती हैं, घर जाके बताएंगी ऐसे बोलती है मैम। और कई कई अगर जैसे बहुत ब्यूटीफुल कोई मैम है, तो बच्चे उनको देखते हैं, उनकी तारीफ़ भी करते हैं और उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो टीचर की पर्सनालिटी। और वहीं अगर बड़े बच्चे हो जाएं, चाहे बच्चे की टीचर की फिजिकल अपीयरेंस कैसी हो, पर्सनालिटी कैसी भी हो, लेकिन अगर टीचर अच्छा पढ़ा रही है, अच्छे से उनको कंसेप्ट क्लियर कर रही है, तो फेवरेट उनकी वो टीचर होगी जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, अपना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करती है, अपने कंटेंट को 100% देती है, नॉलेजेबल है। उनको नहीं जो सिर्फ जो उनकी आउटर पर्सनालिटी है, जो उनका आउटर अपीयरेंस है, उसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं या बहुत ज़्यादा उन पर लट्टू हो जाएं, जी नहीं। ठीक है, तो टीचर की पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ लर्निंग पे। देखो, लर्नर जब इतने टाइप के होते हैं, तो लर्निंग के भी तो टाइप होंगे ना, कि
लर्निंग के तरीके कौन कौन से हैं, किस किस तरीके से लर्निंग की जाती है, कैसे हम क्लास में अलग अलग तरीके से बच्चों को लर्निंग स्टाइल करा के एक अच्छी लर्निंग दे सकें, इफ़ेक्टिव टीचिंग दे सकें, ताकि बच्चा बहुत अच्छे से लर्न करना सीखे, हमारा कंटेंट इफ़ेक्टिव हो, हम बहुत अच्छे से बच्चे को ये प्रूव कर पाएँ, ये दिखा पाएँ कि जो हमने कंटेंट पढ़ाया है वो बहुत अच्छा है। तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके चूज़ करने पड़ते हैं। ये सब तुम क्यों पढ़ रहे हो, बीएड में ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये रीज़न यही है कि अगर आपकी क्लास में स्लो लर्नर है और आप देख रहे हो कि वो कैच तो कर लेता है और क्लासेस में तो अच्छा कर रहा है, बट मेरी क्लास में वो अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसका क्या रीज़न होगा? कि आपकी टीचिंग में मे बी कोई प्रॉब्लम हो, मे बी प्रॉब्लम की बात नहीं है, मे बी वो जो बच्चा है उसको अलग तरीके का, उसे कोई और तरीका भाता हो, क्या पता वो इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ना हो कि वो डायरेक्टली आपकी चीज़ समझ पाए। लेकिन अगर आप टाइप ऑफ लर्निंग को ऑप्ट करो तो वो समझ जाए, समझ रहे हो ना, यानी कि तरीका, क्या प्रकार हैं सिखाने के, तो वो एक अच्छे टीचर को इफ़ेक्टिव टीचिंग देने के लिए, अभी हम टीचिंग के जब पॉइंट्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, एक अच्छे टीचर को इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंट टाइप्स की लर्निंग कराना, टीचिंग करें, ताकि बच्चा लर्न कर सके अलग तरीके से। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली, मोरली, इमोशनली, सब डिफरेंट होते हैं और हर डिफरेंट बच्चा अलग अलग तरीके से लर्न करता है। तो योर टीचिंग विल प्रूव कि आप कितना इफ़ेक्टिव पढ़ा रहे हो, कि बच्चा अलग होते हुए भी वो बहुत अच्छे से लर्न कर रहा है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, स्लो भी है फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक टीचर है जो सबको पढ़ा रही है, लेकिन जो स्लो बच्चे भी हैं और बहुत क्रिएटिव बच्चे भी हैं, पर सबके इक्वल मार्क्स आ रहे हैं, इक्वल मतलब सब परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ज़ीरो ला रहा हो। तो ये क्या है, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ टीचर, कि वो टाइप्स ऑफ टीचिंग यूज़ करती है, मतलब लर्निंग के अलग अलग टाइप करवाती है, बच्चों को सिखाती है कि ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। तो पहला आता है विजुअल, या इसको हम स्पेशल भी कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, यू प्रेफर यूजिंग इन पिक्चर्स, इमेजेस एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, पिक्चर्स दिखा के, इमेजेस दिखा के बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। ठीक है, आपने एक एसएसटी का चैप्टर पढ़ाया जिसका नाम था सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बच्चों को समझ आ गया, लेकिन जब बच्चे को ये दिखाया गया, जब सब बच्चों को समझ आ गया, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो तुम्हें पता है जल्दी समझ आ जाता है, लेकिन जो एक स्लो लर्नर था उसने बता दिए जी हाँ 8 प्लैनेट्स होते हैं, उनके नाम ही हैं, उनको पिक्चर्स दिखाई गई और उनसे पूछा क्या, इनमें से सीक्वेंस बताओ इनका, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा बच्चों को नहीं पता था। अब क्या किया टीचर ने, कहा भाई ऐसे तो बीच में से क्वेश्चनिंग करी है तो इसका सही नहीं आया, नहीं आंसर दे रहा है ये, तो टीचर ने क्या किया, उसने एक बोर्ड लिया और उसके ऊपर बॉल्स चिपकाई, पेस्ट की, अलग अलग कलर की, जो कलर हाँ हमारे उनके होते हैं, कोई बड़ा जुपिटर बड़ा होता है, इनके आसपास रिंग होते हैं, सैटर्न होता है, ये दूर होते हैं, जैसे दूर पास करके प्रॉपरली उसको पॉइंट करके लगा के उसने दिखाया। तब उसने देखा, जब उसको रिवीजन टेस्ट हुआ या कुछ भी, जब उसने असेस किया बच्चे को कि वो बता रहा है बच्चा, बल्कि जो बच्चे बिल्कुल अच्छे से और एक्टिवली बताते थे वो थोड़ा सा कम बता रहे हैं और वो बहुत एक्टिवली बता रहे हैं, क्योंकि उसकी लर्निंग उस टाइम पे विद पिक्चर्स इमेजेस बहुत ज़्यादा और हुई, उसने बहुत अच्छे से लर्न किया, बहुत एक्टिवली लर्न किया, उस चीज़ को समझा। तो ये है विजुअल या स्पेशल लर्निंग। ठीक है, सेकंड ओरल, ऑडिटरी, म्यूजिकल, यू प्रेफर यूजिंग साउंड एंड म्यूजिक। मुझे पोएम्स भी, मैंने बच्चों को बोल दिया लो और याद करके आओ, एक बार पढ़ा दिया और बोल दिया लो याद करके आओ, भाई जो याद करने वाले थे वो कर रहा है, लेकिन जो हमारे बैक बेंचर्स होते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, टीचर ने उसको एक सॉन्ग की तरह क्लास में करा दिया, हम होंगे कामयाब टाइप, वी शैल ओवरकम, इस टाइप का उसको स्टार्ट कर दिया। 4 लाइनें खुद गई, 4 लाइनें बच्चों से सिंग करवाई, एंड देन उन बच्चों की बारी आई उन्होंने भी साथ में सिंग किया। ऐसे सिंग करते हुए बच्चे कहाँ पहुँच गए,
इंटरेस्टिंग वे में पहुंच गए, बच्चों को मज़ा आने लग गया। हाँ ठीक है, 15 मिनट नहीं लगे, पोयम याद हो गई। पोयम का जो राइटर था वो भी बड़ी जल्दी याद हो गया, पोइट बहुत जल्दी याद हो गया। क्यों? क्योंकि क्या करा टीचर ने, बीच में घुसा दिया इंटरेस्ट। म्यूज़िक में किसको इंटरेस्ट नहीं होता? सबको होता है। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसे थे ना, जो उछल कूद करते थे क्लास में, बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, उनको बोल दिया ये लो स्टिक्स, इससे ड्रम बजाओ। दूसरे को बोल दिया ये लो तुम बुक को पकड़ोगे। तीसरे को बोल दिया लो तुम ये पियानो बजाओ। चाहे उल्टा सीधा ही सही, धुन सी बना दी है उस पोयम की और उसे याद करने के लिए दे दिया। व्हाट इज दिस? इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग, इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग। बच्चे को अलग तरीके से सिखाना ताकि बच्चा इफेक्टिव तरीके से लर्न कर सके और अपने आप को प्रूव कर सके। नेक्स्ट इज वर्बल। वर्बल में क्या आएगा? लिंग्विस्टिक। यू प्रेफर यूजिंग वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग। एक टीचर है, वो आ रही है, उसने जो भी उसे पढ़ाना है आई, किताब ली, बोल बोल के लेक्चर देके चली गई। जो लास्ट बैक बेंच में करते रहे, ऐसे चलता रहा। लेकिन एक दूसरी टीचर थी, सोचो साइकोलॉजी पढ़ाती थी, उन्होंने क्या किया, साथ साथ जब लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड जब वो पढ़ा रही हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं जिनको बच्चों को याद होना ज़रूरी है उन वर्ड्स को उन्होंने जाके लिखा बोर्ड पे, रिपीट कराई वर्ड लाइनें। वर्बल भी हुआ, आई कांटेक्ट भी हुआ, कन्वर्सेशन भी हुई और रिटन भी हुआ। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा या कम होगा? डेफिनेटली बढ़ेगा अगर दोनों चीज़ें एक साथ यूज होंगी तो। सो दिस इज वर्बल या लिंग्विस्टिक मोड ऑफ लर्निंग। ठीक है। फिजिकल, किनेस्थेटिक, यू प्रेफर यूजिंग योर बॉडी, हैंड्स एंड सेंस ऑफ टच। आपका सॉलिड, लिक्विड, ये पढ़ाना है बच्चों को, साइंस का टॉपिक। उसको कैसे तुम इंटरेस्टिंग बनाओगे? फिजिकल का मतलब क्या है? बॉडी को, हैंड को, सेंस ऑफ टच यूज़ करना बच्चे के लिए। तो क्या करोगे भाई? बच्चों को समझ आ गया, हाँ ये सॉलिड है, ये टच है, ये वो है। एक बच्चा आया जो भी बातों में लगा हुआ था, मैम ने उसको उठाया, मैम ने बोला भाई बताओ ये क्या होता है? वो बोला मैम ये लिक्विड होता है। बातों बातों में बोल दिया। हालांकि बहुत इजी वाला टॉपिक ले रही हूँ मैं, लेकिन मैम ने क्या किया, उससे पूछा कैसे? आँख बंद करवा के टच करवाया। लिक्विड क्या होता है? वो बोला पानी होता है, दूध होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है। दे दी उसको बॉटल। ठीक है, तो बोला मैम ये लिक्विड है। तो बोली ये लिक्विड कैसे है? ये तो बॉटल है। तो फिर उसने कुछ नहीं है, चुप हो गया, घबरा गया। लेकिन जब बच्चा इंटेलेक्चुअल होगा वो क्या कहेगा? मैम बाहर वाला पार्ट सॉलिड है और अंदर वाला लिक्विड है। ये क्या है? फिजिकल। जिसमें आप क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को डेवलप करने के लिए, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए व्हाट विल यू डू? यू विल डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रोसीजर्स, different type of learning techniques, and one kind of we have done physical. Next is logical. Logical reasoning में क्या होता है? हम लॉजिक को यूज़ करते हैं हमारे काम में। कैसे लॉजिक को यूज़ करते हैं? मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चे ने पढ़ा, एक कैंडिडेट ने 6,430 वोट से एक इलेक्शन में विन किया। दूसरे कैंडिडेट ने 4,320 वोट से लूज़ किया, वो नहीं जीत पाया। तो कितने का डिफरेंस आया दोनों के बीच में? वो बोलेंगे मैम प्लस करेंगे। जो एवरेज बच्चे की बता रही हूँ, आज ही एक्सपीरियंस किया है। मैम प्लस करेंगे। क्यों भाई प्लस क्यों करोगे? फिर उसी से पूछ लिया क्वेश्चन। लॉजिक, क्योंकि आपको एग्जांपल देना पड़ेगा अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए, लर्निंग को अच्छा बनाने के लिए। मैंने उसको दे दिए 5 पेन बातों बातों में, और मैंने उसको बोला अच्छा ये 5 पेन है यार, मुझे ना 10 पेन्स की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे 10 पेन से ना एक बुक में लिखना है। तो बोली मैम आप 5 इससे ले लो। मैंने कहा ये 5 आपको कैसे पता चला? बोली मैम मैंने ना जो ये टोटल थे ना, इसमें से इसको माइनस कर दिया तो मुझे पता लग गया। तो मैंने बोला अच्छा जब ये तुमने ये कर लिया तो जो क्वेश्चन था इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रही थी? अच्छा मैम ऐसे होएगा, हाँ जी ऐसे ही होएगा।
तो क्या है ये हमने लॉजिकल रीजनिंग से हम लॉजिक लगा लगा के बच्चों को मैथ सिखाएंगे, बच्चे को इजीली एग्जाम्पल दे दे के टफ पे पहुंचाएंगे, पहले जनरल कराएंगे फिर स्पेसिफिक कराएंगे, तो इफेक्टिवली लर्न करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल। इंटरपर्सनल दूसरों को समझना, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना। यू प्रेफर टू वर्क विद अदर पीपल और इन अ ग्रुप। जब आप काम करना पसंद करो ग्रुप में, जब आपको मज़ा आए ग्रुप स्टडी में। जैसे आपको पता है कि कुछ बच्चे हैं जैसे स्लो लर्नर है, इंटेलिजेंट है, क्या करती है मैम ज़्यादातर स्लो के साथ एक इंटेलिजेंट को बिठाती हैं ताकि स्लो इंटेलिजेंट के साथ बैठ के देख के थोड़ा सा चीज़ें सीख के इंटेलिजेंट हो जाए। ठीक है। वो कहने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा ही उसकी संगत में सुधर जाए, ये हम कह सकते हैं। तो ये क्या है कि ऐसे काम करना, ऐसी लर्निंग देना, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क, ऐसे असाइनमेंट, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क देना, ऐसे असाइनमेंट्स देना जिसमें बच्चा ग्रुप में बैठ के बात करे। अगर उसको कम आता है, अगर उसको कम पता है चीज़ों के बारे में, वो अपने ग्रुप में रह के सीख जाए। ठीक है, एक लर्निंग इस टाइप की। देन लास्ट सोलिटरी या इंट्रापर्सनल इसको हम बोलेंगे, जिसमें बच्चा प्रेफर करता है। आपने देखा है एक बच्चा मतलब ग्रुप बना दिए प्रोजेक्ट के लिए, आपने देखा यार ग्रुप बना दिए, ये बच्चा परफॉर्म ही नहीं कर रहा, और जब मैं देखती थी अकेले तो ये बहुत अच्छे से करता था। तो आपने उसको ग्रुप में देखा कि वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो आपने उस बच्चे को याद ऐसे ग्रुप स्टडी करा दी। कभी कभी एक जैसे पेरेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चे को मैं ट्यूशन भेजना स्टार्ट करता हूँ। अब ग्रुप में बच्चा फ्रेंड्स बनाएगा, बात करेगा आपस में लोगों से, वो सीखेगा कुछ नया। ठीक है। वहीं पे जब उसने देखा कि वो ट्यूशन गया है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पहले तो ज़्यादा थी लेकिन अब कम होने लग गई, उसके मार्क्स कम आने लग गए। तो उसने क्या डिसाइड किया कि नहीं यार मैं तो इसको अकेले ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसका बच्चा किस तरीके का था, वो सेल्फ स्टडी करने में, अकेले पढ़ने में, क्योंकि बहुत चंचल था, बहुत एक्टिविटीज़ करता था, तो उसको मज़ा क्या आता था कि वो अकेले पढ़े, अकेले में वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। तो उसकी मम्मी ने फिर उसके बाद यही किया, और उसके बाद उसको आदत पड़ गई अकेले ही पढ़ने की। जब उसको ग्रुप में बैठा दो तो उसका काम खराब। ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि एज ए टीचर आप कैसे पहचानते हो कि आपका लर्नर कैसा है। आपको अपनी लर्निंग स्टाइल कौन सी चूज़ करनी होगी ताकि आप अच्छे से अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, अपने खुद के एज अ पेरेंट, एज अ टीचर आप ये डिसाइड कर पाओ कि कैसे मैं इस बच्चे को इम्प्रूव करूँ, कौन सा तरीका लगाऊँ। ठीक है। तो अब अगर हम देखें आज हमने क्या पढ़ा, आज एक तो तुम्हारी ग्रोइंग जो साइकोलॉजी वाली बुक है चाइल्ड ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट, उसकी कॉलबर्ग की स्टेज ऑफ कॉलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में हेन्स की एक स्टोरी थी, हेन्स की स्टोरी के थ्रू उसने क्वेश्चंस किए थे, ये रिसर्च थी एक टाइप की, क्वेश्चंस किए थे, बच्चों ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस के आंसर किए थे। तब उसने ये डिसाइड किया था कि पियाजे ने जो कहा वो ठीक है हेटेरोटाइप और ऑटोटाइप की, लेकिन जो बच्चे हैं अलग अलग एज में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो उसने स्टेजेस बना दिए। स्टेजेस बनाने में उसने क्या किया, 3 लेवल बनाए। पहले 3 लेवल में उसने पहला लेवल बनाया प्री कन्वेंशनल, दूसरा बनाया कन्वेंशनल, तीसरा बनाया पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है। पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पोस्ट परंपरागत, मतलब पश्चिम परंपरागत। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इनके 2-2 स्टेज बताए, 6 स्टेज है इसमें टोटल। पहला है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल, तीसरा है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, फिर है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, देन इट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, लास्ट इज यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये 3 इन्होंने किए, 3 लेवल और 6 स्टेजेस। उसके बाद मैंने आपको बताया है लर्निंग वाला पार्ट, जो मैंने पिछली बार कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, नेचर बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, प्रिंसिपल बताए थे। मैंने इसमें आपको बताया है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, ये आपके शायद पेपर 2 का है, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, और उसके बाद टाइप्स ऑफ लर्निंग। ये एक्चुअली अब की बार, अब नेक्स्ट टाइम से एक वीडियो आएगी एक पेपर की, एक वीडियो आएगी दूसरे पेपर की। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग में कौन कौन से फैक्टर्स हमने पढ़े हैं,
इंटेलेक्चुअल फैक्टर, सोशल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर, मोरल या इमोशनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, टीचर्स पर्सनालिटी। एंड देन हमने पढ़ा है टाइप्स ऑफ लर्निंग। टाइप्स ऑफ लर्निंग कौन कौन सी है? विजुअल, ओरल, विजुअल स्पेशियल, ओरल ऑडिटरी या म्यूजिकल, वर्बल लिंग्विस्टिक, फिजिकल किनेस्थेटिक, लॉजिकल रीजनिंग एंड सोशल इंटरपर्सनल और सॉलिटरी इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब दूसरों के साथ, इंट्रापर्सनल मतलब अकेले। इसमें एक चीज़ और आपको देखनी है कि जो हमने ये स्टेजेस पढ़े हैं ना, टाइप्स ऑफ लर्निंग पढ़े हैं ना, मतलब इसी में ही आपको पता लगेगा कि जो हमारा इंटेलिजेंस की थ्योरी है गार्डनर की, उसमें भी यही सब है। और वो थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर सीटेट एंड फॉर योर पेपर ऑल्सो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम और उसमें फिर नेक्स्ट थ्योरीज लेके आते हैं। थैंक यू सो मच।